हाँ जी सर, देखो हमारे पास में है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। अब ये सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इसको समझना है हमने कि मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि हमने डेप्रिसिएशन सीखा लास्ट क्लास में। अब डेप्रिसिएशन के अंदर हमने क्या सीखा, हमारे पास में एक वैल्यू होती थी, उस वैल्यू के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाते थे। अब आप अकाउंट्स में भी इस चीज को करते हो, कुछ भी नया नहीं बनाने वाला आपको। ये सेक्शन बिल्कुल नॉर्मली वही बातें बताएगा जो ऑलरेडी अकाउंट्स में आपको मालूम है। आप लोग क्या करते हो, जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या फिर रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं किससे, एसेट से, उसको उसकी वैल्यू में जोड़ देते हो ना। बस ये सेक्शन भी वही बोल रहा है। ये क्या बोलता है, कहता है सुनो जी, अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज ही केवल परचेजिंग अमाउंट नहीं माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज ही केवल कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं मानी जाएंगी, और भी कुछ चीजें होती हैं। लेकिन 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 कृपया ध्यान दे, यहां पे एक लोचा है। हम कहते हैं कोई भी एक्सपेंडिचर है ना, अगर वो 10,000 रुपए से ऊपर है, कितने से ऊपर, आवाज नहीं आई, 10,000, 10,000 से ऊपर है ना, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, वरना हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। तो ये चीज मैंने यहां नहीं लिखी थी, लेकिन अब लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, कैश वाला लेस देन 10,000, अदर देन कैश तो वो क्या हो जाएगा, बैंक से होगा। ठीक है जी, बैंक से होगा। बैंक से किसी भी तरीके से हो सकता है, आपका यूपीआई हो सकता है, आपका डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, आपका जो क्या नाम है वो है चेक से हो सकता है, मतलब एनी अदर मोड अदर देन कैश। अगर आपको करना है खर्चा तो आप बैंक से करोगे, और वरना आप अगर कैश में करना चाहते हो तो कैश वाला खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए तक ही अलाउड है। इस बात में कोई शक है किसी को? कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन विच एसेट एक्वायर्ड, if it is acquired for cash less than 10,000 then it's okay. If you are purchasing asset for more than 10,000 then cash is not acceptable, वो अलाउड नहीं होगा। डन, ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी। और आप लोगों को भी आजकल यही कहा जाता है ना कि भाई बैंक से ही ट्रांजेक्शन करो। ये जितने भी आप यूपीआई या फिर पेटीएम ये सब कुछ यूज करने के बैठे हैं जो डायरेक्ट बैंक से कनेक्टेड होते हैं, ये उसी लिए तो होते हैं। अच्छा जी, सुनो, अब सुनो, हम ये कहते हैं कौन कौन सी आइटम जो है इसके अंदर इंक्लूडिंग होगी, कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एसेट, जितने भी रिलेटेड है, यानी कि ये मेन कॉस्ट है हमारी। मैं दुकान पे जाता हूं, एसी परचेज करने की सोचता हूं, और एसी की जो कॉस्ट पे करूंगा वो हमारा अमाउंट है, एक्सपेंस जो मैंने किया। ठीक है जी। और एक्सपेंस ऑन एसेट फॉर टेकिंग इट टू द साइट। कभी कभी क्या होता है, साइट पे ले जाने के लिए ना हम लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके लेकर के जाते हैं, और वहां जाके इंस्टॉलेशन करते हैं, और इंस्टॉलेशन चार्जेस हमें पे करने पड़ जाते हैं, है ना जी। तो इस चीज को हम असेंबलिंग चार्जेस भी कह सकते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कह सकते हैं, फ्रेट भी कह सकते हैं। ये सब कुछ आप पहले से भी ऐड करते हो, अकाउंट्स में भी करते हो। ठीक है जी, तो वो ऐड हो जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सारे ऐड हो जाएंगे। अच्छा जी, और क्या तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू पुट टू यूज। अब देखो मैं एसी परचेज करके लेके आया, मान लो मेरा स्प्लिट नहीं है, विंडो एसी है, तो मुझे एक स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज करता है, या उसके बिना लगा दूं फूंक जाएगा वो। तो मुझे जितने भी उसके ऊपर वायरिंग और वो ऐसे वन टाइम चार्जेस होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। क्या कुछ नया बता दिया मैंने? नहीं, अकाउंट्स वाले सर ने पहले ही बता रखा है। और लास्ट है हमारे पास जो नया बताऊंगा, जो तुम जाकर के अकाउंट्स वाले सर को भी बताना। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जाकर के बताने लग जाओ, मजाक कर रहा हूँ। इसका मतलब जो अकाउंट्स में आज तक हमने नहीं पढ़ा। अब इस चीज को ध्यान से सुनो, अपने पेन को बिल्कुल नीचे रख दो, नोट करने का बाद में टाइम दे दूंगा। मेरी बात सुनो, हमने है ना एक एसेट परचेज करने के लिए ना पैसे नहीं थे मेरे पास में, तो मैं क्या बैंक के पास में भागता, बैंक साहब मेरे को पैसे दे दो। बैंक ने मेरे को पैसे दे दिए, मैंने उससे एसेट परचेज कर दिया। लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए का एक
लोन ले लिया एसेट परचेज करने के लिए। अब मैंने एसेट परचेज किया 1 अप्रैल को और मैंने उसको पुट टू यूज किया 1 जुलाई को। तो रूल ये कहते हैं ये जो 3 महीने का एक्सपेंडिचर है ना इंटरेस्ट पे, आपके अकाउंट्स वाले सर कहते हैं रेवेन्यू नेचर का है, मैं कहता हूं रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन ये जो पहले 3 महीने फिक्स्ड नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। यानी कि जब से मैंने एसेट एक्वायर किया था से लेकर के जब तक मैंने पुट टू यूज किया था उस टाइम पीरियड के बीच में जितना भी इंटरेस्ट पे करूंगा उसको कैपिटलाइज नेचर का मान करके एसेट की वैल्यू में इंक्लूड कर दूंगा और वो अमाउंट एलिजिबल होगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई? देखो यही चीज लिखी है वहां पे, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू पुट टू यूज, पुट एसेट इनटू यूज इफ एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ लोन। तो इसको है ना ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अभी मत लिखो ना, मैंने कहा है ना मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता, मेरी बात सुनो। अब एक बात और सुनो, कभी कभी क्या होता है अपने पास में, कभी कभी क्या होता है अपने पास में, हम ना एसेट को ना कोई ऐसा एसेट हम अपने बिजनेस में पुट टू यूज कर लेते हैं जिसको कि हमने प्रीवियसली घर पे भी यूज किया होता है, प्रीवियसली हमने पर्सनली यूज किया होता है। तो ऐसे एसेट की क्या वैल्यू हम लें? तो ऐसे एसेट्स को ना हमने 2 पार्ट्स में बांटा। 2 पार्ट्स में किस में बांटा? एक तो हमने बांटा जी बिल्डिंग में और दूसरा अदर्स, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर एक रूल एप्लीकेबल होगा और बाकी सारे एसेट्स के लिए जनरल रूल है। तो ये स्पेशल रूल बिल्डिंग के लिए क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, और एक बार में समझ में आ जाएगा। याद है जब हमने कल डेप्रिसिएशन लिखा था, तो डेप्रिसिएशन के अंदर चेक करो अपनी कॉपीज के अंदर, रेजिडेंशियल पर्पस वाले के लिए रेट कितना दिया हुआ था? 5%, है ना? और अगर रेजिडेंशियल वाला नहीं होता, कमर्शियल वाला होता है तो रेट कितना होता है? 10%, है ना? लिखा था ना? इट मींस एज पर सेक्शन 32 वी हैव rate of depreciation for building if we use it personally then the rate is 5%। तो अब क्या कहते हैं ये, तो 5% का अपने पास में रेट है, हमने इस बिल्डिंग को पहले से यूज किया हुआ है। मान लो कि मैंने क्या किया कि ना मैंने एक ना बिल्डिंग थी, मेरे पास एक बिल्डिंग थी, एक ना मकान था मेरा, ठीक है जी। तो ना मेरे को है ना अपना एक सीए का ऑफिस खोलना था, तो मेरे पास में ना बहुत सारे पैसे नहीं थे। मैंने ना अपने घर वालों को बोला, मेरे पास है ना 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और वो सारी फैमिली उसके ऊपर रहती थी। अब मैंने क्या किया, सबको है ना फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा दिया और ग्राउंड फ्लोर खाली कर लिया। वो देखा तुमने, नीचे दुकान होती है, ग्रोसरी शॉप, ऊपर उसका घर होता है, कोई कभी कभी आंटी आ जाती है नीचे, कभी कोई बच्चा आ जाता है दुकान पे बैठने के लिए। तो ऐसे ही मैंने भी कर लिया, लेकिन मेरी ग्रोसरी शॉप नहीं थी, मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस था जहां पे मैं क्लासेस भी लेता था, ठीक है जी। अब क्या आप समझते हैं इस बिल्डिंग के पोर्शन को मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर ले लिया है? बिजनेस और प्रोफेशन, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वी आर हार्डली कंसर्न, इसके ऊपर ज्यादा सोचना मत, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है जी। तो मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर इसको टेक ओवर कर लिया। मैंने इस बिल्डिंग के टुकड़े को, मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले की बात कर रहा हूं, मैंने इसको 4 साल पहले खरीदा था 25 लाख रुपए का, मतलब टोटल बिल्डिंग मैंने 50 की खरीदी थी, तो हाफ हो गया, 25 कह रहा हूं। तो 25 लाख का मैंने जो था इस बिल्डिंग के टुकड़े को खरीदा था, कब? आज से 4 साल पहले, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया जी, 4 साल तक डेप्रिसिएशन माइनस किया, किस रेट से? मैं कैलकुलेशन करूंगा, 4 साल तक मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 5% से, WDV से, ठीक है जी। फिर जो वैल्यू आ जाएगी ना उसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा, उसको मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा एज एन एसेट। अब सोचो जरा ध्यान से, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि ऐसे हवा में करने में तो समझ में नहीं आती ना चीजें। आ जाओ, ये लो, मैंने क्या किया अपने पास में एक, मेरे पास में बिल्डिंग थी, इसको मैंने परचेज किया था कब? 2017-18 में, ठीक है जी। 2017-18 में मैंने इसको परचेज किया था, कब? 1 जनवरी 2018, मेरी फेवरेट डेट। बर्थडे नहीं है मेरा, न्यू ईयर भी नहीं है,
सीए नहीं बने थे भैया, ऐसा कुछ नहीं प्रभु। ये जैसे ही तुम्हारे को 1 जनवरी पे कोई एसेट या फिर 1 अक्टूबर के बाद कोई एसेट दिखाई दे जाए ना, समझ जाना हाफ रेट करवाना चाहता है, भावुक मत हो जाना। 1 अक्टूबर के बाद जितनी भी डेट्स आपको दी हुई हो ना एसेट परचेज करने की, हाफ प्लेट चाउमीन मिलेगी, हाफ प्लेट मोमोज मिलेगी। बात समझ में आई? हाफ रेट, ठीक है। तो इसलिए मेरी फेवरेट डेट है। मैं जानबूझ करके, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर देखना, मैं हमेशा ना चाहता हूं कि आपको ये चीज भी कंसीडर करवाता रहूं कि लेस देन 180 डेज, इस चीज को बार बार रिवाइज करता रहूंगा मैं हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने 1 जनवरी 2018 को ना एक बिल्डिंग को परचेज किया, ठीक है जी। कितने के लिए? मान लो 25 लाख रुपए के लिए, ठीक है। और मैंने इसको पुट टू यूज इन प्रोफेशन किया कब? 1/4/2020 को। लेकिन ना मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। अब तो ये हो गया ना कि भाई मैंने एक पर्सनल एसेट को कहां पे कन्वर्ट कर लिया, अपने बिजनेस के अंदर, मेरे को वैल्यू नहीं पता, मैंने खरीदी थोड़ी है किसी से। तो अब मेरे रूल कहते हैं, मेरे को 43(1) बताता है, सेक्शन 43(1) बताता है कि किस वैल्यू पे मैं इसको रिकॉर्ड करूं। जो मार्केट वैल्यू है, आ जाओ जी, ये लो, दीदी ने बोला और हमने डाली, लो जी मार्केट वैल्यू इसकी थी 10 करोड़। अब बोलो 10 करोड़, मैंने 10 लाख भी नहीं बोला, मैंने 10 क्या नाम है 1 करोड़ भी नहीं बोला, मैंने 10 करोड़ ही बोल दिया। तो सुनो जी, पहले तो अपने दिमाग में इसको काटा लगा देना। ये इसको तो पहले है ना तुमने काटा लगा देना है। इसका मतलब एनी मार्केट वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन नॉट टू बी कंसीडर, ठीक है जी। काटा मार दिया मैंने एक लंबा सा, 10 करोड़ 2 करोड़ ऊपर और नीचे हो, कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। अब मेरे को है ना, मेरे को कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? मैंने कहा जी मैंने बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग परचेज फॉर 25 लाख, ओके सर। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, किस साल का? 17-18, 2.5%, 25,000 का 2.5% बता दो, 25 लाख का 2.5%, शायद नहीं, पक्का बताओ वरना क्वेश्चन मेरा तो 62,500, ठीक है जी। माइनस करके वैल्यू बताओ जल्दी से। हाँ 24,37,500। अब फिर से मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 18-19 का, अब 5% लगेगा। 24,37,500 पे 5% लगा दो, बोलो तो कितना हुआ? 121,875, ठीक है जी। ये माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई? 2315,625, ठीक है जी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लगेगा कौन से ईयर का? 19-20 का। सर 1 अप्रैल 20 को तो 1 अप्रैल 20 को लिया है ना, तो 19-20 का मतलब तो 31 मार्च 2020 तक का टाइम पीरियड होता है ना दीदी, ध्यान दो थोड़ा सा। 5% बता दो। 115,781, ठीक है जी। 1,15,778 रुपए। अच्छा जी, ऊपर वाला 62,500, ये ऐसे हो गया कि वो 2.5% था, ये 5% था, डबल का रेट है ना। अगर उसको मैं डबल मानूं तो वो 1,26,000 या 72 के आसपास आएगा, जो भी आएगा, तो उससे तो कम ही है वो, ठीक है चलो। अच्छा 219 एक मिनट, 2199 844, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब ये है हमारी वैल्यू एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। अब मान लो मेरे पास बिल्डिंग का ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक मेरे पास में है 7 करोड़ का ऑलरेडी, तो उसके अंदर ऐड करूंगा कितना? 219,9844
इनको ऐड करके इसके ऊपर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लूंगा कितने परसेंट से? 5%। दुष्टो, अब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के रेट में आएगा 10%। याद करो कमर्शियल यूज में आ गया। अब ये जाते जाते क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने। भावुक मत हो जाना, रेट्स याद करना, और रेट्स क्वेश्चन नहीं देगा तुम्हें, रेट्स तुम्हें याद करने हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेट है 5%, कमर्शियल बिल्डिंग का रेट है 10%। ठीक है जी, ओके। अच्छा, ये कहाँ प्लस किया डेप्रिसिएशन? ये डेप्रिसिएशन था। जरा खड़े होकर देखना लंबू, तेरा डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया बताओ, हमें समझ नहीं आया। अच्छा देखो देखो, अभी खत्म नहीं है पिक्चर, मेरी बात सुनो। बाकी सारे एसेट अदर देन बिल्डिंग। मान लो मैंने एक गाड़ी परचेज की, 4 साल पहले परचेज की थी 10 लाख रुपए के लिए, डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं मेरे पास, पर्सनल वाले का डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा जी, जिस वैल्यू पे मैंने इसको ओरिजिनली परचेज किया होगा ना 10 लाख, 4 साल बाद भी अगर बिजनेस में उसको लिया तो 10 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा ब्लॉक के अंदर, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। व्हीकल का रेट्स नहीं पड़ा था वो नहीं लेंगे, ना वो नहीं लेंगे। पर्सनल पर्पस के लिए अदर एसेट्स के ऊपर रेट ही नहीं होता, वो सारे कमर्शियल व्हीकल्स थे। अब चेक तो करो उसको, मैंने लिखवाया है मोटर कार यूज्ड फॉर बिजनेस और एज ओला उबर। मैंने कहा लिखवाया कि पर्सनल यूज के लिए था, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेट मैंने लिखवाया था। तो जब उसके रेट ही नहीं है हमारे पास तो माइनस क्या करूंगा? जब हम प्रोफेशनल ले आएंगे या बिजनेस में ले आएंगे, हाँ तब तो हम जैसे मोटर लाने के बाद बेटा हम सेक्शन 32 नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। तो व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एसेट इफ यू हैव एक्वायर्ड ए कार 4 years ago एंड लेटर ऑन पुट टू यूज इन बिजनेस, तो उसको उसी वैल्यू पे लिखेंगे जिस पे इसको परचेज किया था। तो देखो वही लिखा हुआ है, वैल्यू ऑन विच इट ओरिजिनली परचेज्ड। ठीक है जी, तो अब ये पूरे का पूरा सेक्शन आप लोग उतार लो जल्दी से, जिसने नहीं लिखा एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूँ। तो फुल रेट लग जाता। नहीं वो ये कह रही है कि अगर शुरुआत में ही आपने खरीदा होता ना, शुरुआत में आपने खरीदा होता 180 दिन से ज्यादा, तो मैंने कहा फिर पूरा रेट ले लेते। वो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन की बात कर रही थी। हाँ ये सब बिल्डिंग के अंदर ही सब बाकी सब चीजें ओरिजिनली जिस वैल्यू पे परचेज की थी। और वैसे भी एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी आप घर पे यूज करते हो कभी? प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है? कभी हमने ऐसा सोचा है कि भाई चप्पल पहनने का मन कर रहा है, आओ एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद लेते, या फिर हमारे को जूता चाहिए या ये फैन चाहिए, चलो एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके बना लेते हैं, फिर बाद में इसको बिजनेस में यूज कर लेंगे। ऐसा थोड़ी करते हैं। ये बिल्डिंग में होता है बेटा, बाकी किसी में नहीं होता। आप इसको जल्दी जल्दी नोट करें जल्दी से। एग्जाम्पल, अच्छा इसका एक्सपेंस इनकर्ड ऑन पुट टू यूज, मैं इसके अंदर आप लिख लो, जैसे स्टेबलाइजर मैंने बोला था फॉर एसी, AC स्टैंड फॉर एयर कंडीशन, नॉट असिस्टेंट कमिश्नर। तुमने कभी नहीं सोचा ऐसा? हमारे में AC जो होता है ना, जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो AC बहुत जगह आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर है उसका मतलब। जब आप प्रोसीजर्स पढ़ोगे ना तब आएगा वो बाद में। 4 पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रायर टू द पुट टू यूज,
इसका भी एग्जांपल लिखवा देता Asset acquired और जब उसे हूँ। चलो ये इसका भी लिखवा देता हूँ मैं। वो ignore उसमें ये यहाँ पे ये देखो ये नहीं कैपिटल वो कैपिटलाइज नेचर का बन जाता है, वो कैपिटलाइज नेचर का बन जाता है। बट इसके बिना रीजन क्या है? क्योंकि वो तो ये इसका एग्जांपल फोर्थ वाले पॉइंट का एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ऑन 1/4 ऑन 1 अप्रैल एसेट परचेज बाय अमाउंट ऑफ लोन 10 लाख का एसेट हमने परचेज किया था और एसेट पुट टू यूज किया हमने 1 जुलाई। तो इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल जब से परचेज किया था से जब तक उसको पुट टू यूज किया था वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर। ठीक है जी, ये बोला। चलें आगे चलें। ये लो, ये भी बना लो। बिल्डिंग को उसमें डाल रहे हैं ना, अपनी कैपिटल एसेट को घर की बिजनेस में डाल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ कैपिटल एसेट कम हो रही है, कैपिटल गेन। यहाँ तो कम वैल्यू हो गई है ना। कैपिटल एसेट ट्रांसफर करिए ना बिजनेस में। लेकिन हम इसको एज ए डेप्रिशिएबल एसेट देख रहे हैं। लैंड और बिल्डिंग दोनों चीज के ऊपर कैपिटल गेन कैसे लगता है? बिल्डिंग को हटा देते हैं, फिर लैंड की वैल्यू अलग करते हैं। ये डेप्रिशिएबल एसेट था ना, तो यहाँ तो गेन की जगह पे हमारे को बल्कि तो लॉस हो गया। कल छुट्टी है तुम्हारी? हमारे अकाउंट से पास सर अकाउंट्स भी रख दिए? ग्रुप में देखो बढ़िया है, अच्छी बात है। 11:30 से एक छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ लेगा। ठीक है 11:30 तो सही है, तो फिर सुबह सुबह 12 बजे कैसे सही बात है। अगर सुबह सुबह अगर कभी एग्जाम होगा छोड़ देंगे उस एग्जाम। सुबह सुबह कौन देने जाएगा? अरे ये तो कहा ही नहीं एग्जाम। आपका मतलब तो ये ना सुबह सुबह नहीं हो सकती ना, क्लास हमें अच्छा नहीं लगता आना। ये बात नहीं है। स्कूल में क्या करते थे आप? स्कूल में क्या करते थे? संडे छुट्टी होती थी। हाँ संडे छुट्टी होती थी। यस संडे छुट्टी होती थी, बाकी दिनों की बात बाकी दिन हम यहाँ पे भी आते हैं। आप तो नहीं है क्या? हाँ तो शरद भी छुट्टी अच्छा अच्छा, चलो मैं ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछ लिया तुमसे। जल्दी जल्दी नोट करो इसको। लड़कों को तो मुझे मिला ऐसे बाल धो लेते हैं। हमारे घर में बाल होते हैं। देख सर बोले ये था हमारे पास, उसके बाद ये था, और ये एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था आप लोगों को। ठीक, चलो जी आ जाएं अब नेक्स्ट पे। नहीं, कॉस्ट खत्म हो गया। अब है हमारे पास सेक्शन 43B ओनली ऑन पेड बेसिस, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है, आप लिखो मेरे साथ, फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर्स, फॉलोइंग आर द expenditures allowed in P&L account only on paid basis and not on accrual basis। ठीक है जी, मतलब चाहे जो बिजनेसमैन है वो
कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हो या अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा हो, ये वाले एक्सपेंसेस कैश सिस्टम की तरह ही रहेंगे, यानी कि पे करोगे तभी आप लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट कब तक होनी चाहिए? डेट ऑफ पेमेंट अलग ही वो कर दिया, पहले लिखा है फॉलोइंग आर एक्सपेंडिचर, तो पहले वो लिखाऊंगा फिर हाँ, अच्छा फॉलोइंग वर्ड लिखवा दिया मैंने, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद में फॉलोइंग की जगह पे दीज लिख लो, ये लो, वरना वो कह रही है कि पहले आपको लिस्ट देनी ही पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं होगा। दीज आर द एक्सपेंडिचर अलाउड। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, डेट ऑफ पेमेंट शुड बी, या फिर शुड बी मत लिखो, डेट ऑफ पेमेंट मे बी अप टू डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। एक तो पहले ही लिखा अब पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। एफ आई एन आई एन जी। सर क्या होगा आपको पता नहीं। FILING ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ROI। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस बात को छोड़ो। हाँ जी, ऑडिट के केस में और नॉन ऑडिट के केस में दो ड्यू डेट्स होती हैं, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न ऑफ इनकम। इसको DD और लगा लो, इसका मतलब ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, रिटर्न ऑफ इनकम। अब सुनो मेरी बात, क्या है सर हमारे पास में कि अगर हम नॉन ऑडिटेड पर्सन है, एक मैं बिजनेसमैन हूं जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होने, ठीक है जी, तो मेरी ड्यू डेट है कब? 31 जुलाई तक। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मान लो मैंने ना तुम्हारे को है ना सैटरडे को होमवर्क दिया, सैटरडे का होमवर्क था, और मैंने कहा था फ्राइडे को दिया था मैंने सैटरडे के लिए कि सैटरडे को कर लेना, तुमने सैटरडे तक नहीं किया, कॉपी तुम्हारी चेक होनी है मंडे को, बीच में संडे भी आता है। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम मेरे को ये कहोगे कि सर हमने ना सैटरडे को होमवर्क नहीं किया था ना, इसलिए आपने कहा था सैटरडे का ही होमवर्क है ये, तो फिर हमने किया ही नहीं संडे को भी। या फिर दूसरा ऑप्शन, सैटरडे को नहीं किया, सर को कौन बताएगा, संडे को कर लेती हूँ, मंडे को कॉपी चेक होनी है। बात समझ में आई? ईयर एंड है आपका सैटरडे, यानी कि एक खर्चा आपको एक्चुअली पे कर देना चाहिए था, कब तक? 31 मार्च तक, ऐसा आपका अकाउंट्स कहता है। वो तो कहता पे करो या ना करो, अक्रूवल बेसिस पे भी लिख दो बस 31 मार्च तक, वरना ये एडजस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं मैं आपकी कॉपीज कब चेक करूंगा? 31 जुलाई को। ऑडिट नॉन ऑडिट के केस में मेरे पास कब आओगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कब आओगे? 31 जुलाई तक। तुम 31 जुलाई तक जा रहे हो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर के, और तुम ये कह रहे हो कि हमने है ना 31 मार्च तक पे नहीं किए थे ये खर्चे, तो हमने लिखे भी नहीं है। अरे क्यों नहीं लिखे हुए? लिखो ना, आपके पास मौका है 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक का, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपका ईयर एंड तो हो चुका है, लेकिन आपकी ड्यू डेट नहीं आई है अभी तक। ड्यू डेट तो 31 जुलाई लास्ट होती है ना, तो लास्ट तक आप अगर, यानी कि हम आपको कहते हैं वैसे तो आपको ये पे कर देना चाहिए था, कब तक? 31 मार्च तक, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो आपके पास मौका है। अभी हमने आपको टाइम दे रखा है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 4 महीने का टाइम है। अभी भी अगर आप पे कर देते हो उस टाइम पीरियड के अंदर, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिख सकते हो। और ऑडिट पर्सन की ड्यू डेट तो और बाद में होती है, मान लो उसकी 30 नवंबर है, तो वो कब तक पेमेंट कर सकता है? 30 नवंबर तक। अगर इन एक्सपेंसेस को आपने 30 नवंबर के बाद पे किया, तो क्या आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं? करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, नेक्स्ट ईयर में लिख सकते हैं, यानी कि जब आपने गलती का सुधार कर लिया है। बात समझ में आई? अब क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? Yes. ये 2 पॉइंट आपके स्टार्टर्स थे, अब मेन कोर्स आएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में लिखिएगा जी। कोई याद है मैंने आपको बताया हो? टैक्सेस बताए थे मैंने,
ठीक है जी। एक्सपेंडिचर की लिस्ट में क्या क्या है? सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी। अब ये किसको पे करते हो आप लोग? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने जो अपने लिए जो उनको पेमेंट रिसीव होनी है ना, उसके लिए क्या बोला हुआ है कि आप हमें जब पे करोगे ना तभी आप अपने P&L अकाउंट में लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपसे झगड़ा करवा करके तब लें। तो अगर आपने हमें कोई पेमेंट करनी है बाय वे ऑफ टैक्स, सेस, ड्यूटी या फिर फी की, तो आपको इसे अपने P&L अकाउंट में लिखने का अधिकार तभी है जबकि आपने इसको एक्चुअली पे कर दिया। अच्छा, अगर हम नहीं लिखने का अधिकार देंगे, मान लो हमने कोई टैक्स जो कि अलाउड था P&L अकाउंट में वो नहीं पे किया और हम लिख नहीं सकते, तो अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट में नहीं लिखेंगे तो उसका नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो सर फिर हमारे को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि एक तो जो अमाउंट देना है वो अमाउंट डिले हो गया और उसके ऊपर टैक्स भी लग गया। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो पेमेंट करनी है इन तरीकों से वो पेमेंट आप क्या कर दो जी, कर दो फटाफट से, वरना उसके ऊपर आपका अमाउंट ऑफ टैक्स भी लग जाएगा। गवर्नमेंट छोड़ेगी तो है नहीं, वेव ऑफ तो करेगी नहीं उसको। अच्छा, अगला लिखा हुआ है सम पेबल टू रेलवेज। रेलवे किसकी है? गवर्नमेंट की है, ठीक है जी। तो ये भी उसी तरीके का पॉइंट है। और तीसरा लिखा हुआ है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, यानी कि सोचो, या फिर कोई भी ऐसा फंड जो कि बनाया गया है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय के लिए, जैसे ग्रेचुइटी फंड होता है हमारा। मान लो एक मिनट के लिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया, तुम सारे मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि ना मैं हर महीने है ना, हर साल है ना तुम्हारे लिए 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, ऐसा प्रॉमिस कर दिया, और वहां पे एक्चुअली मैंने पेमेंट दिखाई नहीं है, यानी कि उस अकाउंट के अंदर पैसे है ही नहीं। अगर आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अलाउड होने लग जाए तो जिस दिन तुम्हारे को पेमेंट लेने का टाइम आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं ना हमारे, रिटायरमेंट के टाइम पे उसमें पैसा ही नहीं है, तुम लोगे कहां से? सर आप तो कह रहे थे कि मैं हर साल वहां पे पैसा डालता जा रहा हूं, तो वहां पे आपकी वेलफेयर के लिए बनाए गए फंड के अंदर पैसा हो और आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या रूल बनाया हुआ है कि आप कंट्रीब्यूशन अपने P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर तभी लिख सकते हो जब आप एक्चुअली वहां पे कंट्रीब्यूट कर दो, पे कर दो। क्योंकि अगर मैं पे नहीं करूंगा तो उससे आपकी भलाई खत्म हो जाएगी, जो कि सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रही है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया किस लिए था? नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हमारे पास में बोनस कमीशन या लीव सैलरी एनकैशमेंट। आप लोगों ने सैलरी के अंदर पढ़ा था बोनस इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीव्ड बेसिस, याद है? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, बट ओनली बोनस इज द अमाउंट व्हिच इज टैक्सेबल ओनली ऑन रिसीव बेसिस। जैसे हम क्रॉस टेबल याद करते हैं, उसका रिसीव बिजनेसमैन का क्या हो गया? पेड। तो बोनस इज अलाउड टू बी रिटन इट एज एन एक्सपेंडिचर ओनली ऑन पेड बेसिस। ऐसे ही कमीशन भी है और ऐसे ही लीव सैलरी एनकैशमेंट भी है, इट इज द पार्ट ऑफ सैलरी। अच्छा जी, अगला लिखा हुआ कहता है अगर आपने किसी बैंक से कोई इंटरेस्ट ले रखा, लोन ले रखा है और उस लोन को के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है, तो वो इंटरेस्ट आपका पेड बेसिस पे ही अलाउड होगा। अब यहाँ पे बैंक कितने तरीके के हैं वो लिखे हुए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हो आप, किसी भी पर्पस के। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है नोट के अंदर कि अगर आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के अमाउंट को, आपका क्या था? इंटरेस्ट था, और आपने अभी तक पे नहीं किया, उसको कन्वर्ट करा लिया कहां पे? लोन में। मतलब इंटरेस्ट के अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ते बहुत सारा हो गया, मान लो 5 लाख हो गया, आपने इसको फ्रेश लोन में कन्वर्ट करा लिया। मतलब फ्रेश लोन में कन्वर्ट करा लिया यानी कि जिसने आपसे पैसे लेने होते हैं, आपको लोन दिया हुआ होता है, उसके लिए वो एसेट होता है ना, और एसेट के ऊपर अगर इंटरेस्ट एक्रूड होता रहेगा उसके तरफ से, तो वो उसका एसेट बढ़ता रहेगा। तो उसने तो एसेट के अंदर लगाया हुआ था, तो हमने क्या बोला, आप ना प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट को ना बना करके, हमने उसको क्या बोला, हमने उस पर्सन जिसको कि इंटरेस्ट पे करना था बैंक को, हमने क्या बोला, सर आप एक काम करो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन दोनों को क्लब्ड करके ना एक नए लोन के पेपर बनवा लो। तो पहले लोन थे का प्रिंसिपल अमाउंट था 25 लाख और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इकट्ठा होते होते कितना हो गया? 5 लाख। तो हमने क्या बोल दिया उनको, हमने कहा आप है ना नए पेपर तैयार करो जिसके अंदर इंटरेस्ट के अमाउंट को भी आप लोन के अंदर इंक्लूड कर दो।
ऐसा कहने पे ना सामने वाला बंदा आपको कभी मना नहीं करेगा। पता क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि इंटरेस्ट वाले 5 लाख के ऊपर भी उसको फर्दर इंटरेस्ट मिलेगा। और हम क्या करना चाह रहे थे? हम मेल प्रैक्टिस क्या करना चाह रहे थे? हम ये करना चाह रहे थे कि देखो देखो मैंने तो इसको अब तो ये इंटरेस्ट है ही नहीं, है तो लोन है, और लोन की रीपेमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। हमने कहा नहीं जी, रूल बना दिया हमने। क्या लिखा वहां पे? हमने लिखा अगर आपने कन्वर्ट करा लिया है ना, तब भी आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि कन्वर्जन इज नॉट द पार्ट ऑफ पेमेंट। ये डिडक्टेबल होगा जिस साल आप एक्चुअली इस लोन को जो कि आपने कन्वर्ट करा के कर लिया है एक्चुअली पे कर देंगे। वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट वाला पे ना, हाँ वो चला जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट वाले 5 लाख की बात कर रहा हूं सिर्फ। देख रहे हो कैसे कैसे रूल्स बना रखे हैं, और तुम्हें याद भी करने हैं। और ये सारे एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट बनाते हुए, P&L का क्वेश्चन करते हुए, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्वेश्चन करते हुए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे मिसाल के तौर पे तुम्हारे साथ एक दुर्घटना घटवा दूं अभी के भी। मैंने, ध्यान से सुनना, मेरा ना एक रूल एक और बात कहेगा आगे जाकर कि अगर मैंने एक्सेसिव पेमेंट की है रिलेटिव्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात, दुर्घटना करवाने जा रहा हूं तुम्हारे साथ में और कह करके, अब तो ज्यादा सतर्क हो जाओ, ठीक है ना? नहीं सर, हम तो ऐसा जो होता है ना जहां पे लिखा होता है दुर्घटना संभवित क्षेत्र, हम तो वहां पे स्पीड और बढ़ा देते, तेरा भाई लेके जा रहा है यहां से, देख, ठीक है ना? यहाँ तो आम लोगों के लिए होगा ये ऐसा एक्सीडेंटल पॉइंट। हम तो ये कहते हैं हम तो यहाँ पे शार्प टर्न मार करके लेके जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, तो पेमेंट मेड टू रिलेटिव है, एक्सेसिव होने पे ना हम क्या नाम है उसको अलाउ नहीं करते। पेमेंट मेड टू रिलेटिव है, एक पॉइंट है, इसको मैं लिखवाऊंगा बाद में, पेमेंट मेड टू रिलेटिव, ठीक है जी। और हम ना एक्सेसिव पेमेंट जो है ना उसको अलाउ नहीं करते। एक्सेसिव पेमेंट का मतलब क्या है? एक्सेसिव पेमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो मार्केट वैल्यू चल रही थी, कोई रॉ मटेरियल था, मान लो मैं बिल्डिंग मटेरियल परचेज करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं बिल्डर हूं, और ये जो मैडम है रोशनी जी, ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं और ये मेरी सगी छोटी बहन भी है। तो मैंने इनसे ना क्या किया, अब ये रिलेटिव हो गई ना मेरी, सबसे पहली बात तो मैंने इसको बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ना सुनो, यहाँ पे मुझे तुमसे कितने का मटेरियल लेना है? 5 लाख का, लेकिन तुम बिल्स कितने इशू करना? 7 लाख के। तुम तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7 लाख लिख पाओगी, आपका टैक्स सेव होगा। बात समझ में आई? तो मैंने इसको ये बोला, नहीं उसका तो इनकम है, वो उसकी तो वो इनकम है, सॉरी मेरा एक्सपेंस है। तो मैंने कहा मेरा क्या होगा कि मैं अपने हायर अमाउंट लिख पाऊंगा। अच्छा जी ठीक है। अब ये बात हो गई, एक्सेसिव पेमेंट की है तो मेरी मेल प्रैक्टिसिंग या मेल इंटेंशन दिखाई दे रही है तुम्हारे को कि मैं हायर द एक्सपेंडिचर करके अपने पास में अपने टैक्स को बचाना चाहता हूं। अच्छा जी, अब जरा मेरी बात को ध्यान देना, मैंने इससे बिल्डिंग मटेरियल खरीदा 2 लाख रुपए। अब बताओ एक्सेसिव पेमेंट कितनी हुई है? 2 लाख। तो 2 लाख एक्सेसिव पेमेंट, 5 लाख तक तो अलाउड थी, 7 लाख दे दिया ना, तो 2 लाख रुपए डिसअलाउड है, यानी कि वो मेरे नेट प्रॉफिट में वापस से ऐड बैक हो जाएगी। अब किसी को अगर मेरा एग्जांपल ना समझ में आया हो, एक और मैं एग्जांपल देता हूं। तो ऐसा मतलब पता किसको लग रहा है कि हम ऐसे कर रहे हैं? पता कैसे लगेगा? मैं अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाऊंगा, और वो बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए मुझे वाउचर्स दिखाने पड़ेंगे, वेरीफाई करवाने के लिए। उसको P&L ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता। P&L आपने बनाया तो अब इसके वाउचर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? यही सब तो देखता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल सुनो, अगर पहला समझ में नहीं आया, मान लो मैंने है ना ये रोशनी है, तो ना मैंने इससे ना क्या किया, मेरा एक फ्रेंड है, मान लो ये अपना अभिषेक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड रिलेटिव की लिस्ट में नहीं आता, चलो मान लो मेरा छोटा भाई है या मेरा बड़ा भाई है या कुछ भी है, या चाचे का लड़का, मैंने इससे प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, ठीक है जी, और मैंने इसको अब कितने देने हैं जी? 5 लाख रुपए देने। अब मैंने इसको कितने पे कर दिया? 6 लाख एक्सेसिव पे कर दिया, तो कितना रुपया डिसअलाउड होगा कुल?
हैं? शायद नहीं होगा क्योंकि पे तो आपने 6 लाख ही किया है ना। मैंने उसको 6 लाख किया, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 5 लाख। हाँ पहले वाले एग्जाम्पल में तो आपने 7 लाख पे थोड़ी किया था, आपने तो बस बोला था कि उसे नहीं नहीं, पे किया था, पहले भी किया था। दोबारा सुन लो एक बारी। अभिषेक से मैंने एक प्लांटेड मशीनरी परचेज कर ली, मैंने इसको बोला, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, ये ले 6 लाख रुपए, और इसको पैसे दे दिए मैंने उसी टाइम, इंस्टेंट पेमेंट कर दी। अभी एक्सेसिव कितनी है? 1 लाख एक्सेसिव है, तो 1 लाख डिसअलाउड हो जाएगा ना। कितना डिसअलाउड होगा बोलो? 1 लाख है ना। अब देखो घट गई तुम्हारे साथ में दुर्घटना, कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं होती, गेम ओवर। तो कॉस्ट मारियो खेली है, लास्ट में एक ट्यून आती है ना, टन 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 टू टू, ऐसे खेलते हैं हम आपके साथ में, समझ रहे हो? एक सेक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे थे तुम, एक्सेसिव पेमेंट वाला, जो मैंने अभी तक यहाँ लिखवाया भी नहीं है, और उस सेक्शन के उस पॉइंट को भूल गए हो जहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट अलाउड। बिल्डिंग के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? नहीं जी, कॉस्ट ऑफ एसेट पे बताया था, एक्विजिशन कॉस्ट पे। ये देखो यहाँ ये लिखा है, कॉस्ट ऑफ विच एसेट एक्वायर्ड, कैश का है तो लेस देन 10,000 होना चाहिए, अदर देन कैश है तो बैंक होना चाहिए। और मैंने अभी क्या बोला? जेब से पैसे निकाल करके मैंने दिए। तो तुम किस पे कंसंट्रेट कर रहे थे? एक्सेसिव पेमेंट पे, जबकि वो तुम्हें किस में उलझा रहा था? समझ रहे हो? मैं नहीं खेल रही सर। नहीं खेल रही? खेलना तो पड़ेगा बेटा। अच्छा सर, ये सिर्फ ये पहले 3 पॉइंट एसेट के लिए जो कॉमन है और बाकी के लिए फिर बिल्डिंग का था, ऐसे था ना? वो तो बिल्डिंग वाली बात तो अलग हो गई, ये तो परचेज अमाउंट के लिए लिखा था मैंने। सर तो जो 1 लाख है वो हमें 1 लाख ही क्या, पूरा का पूरा 6 लाख ही डिसअलाउड हो जाएगा। तो वो P&L में प्लस हो जाएगा। हाँ, वो P&L में प्लस हो जाएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने कैश में पेमेंट कर दी है 10,000 से ऊपर। उसको चेक से करना चाहिए था। 10,000 तो ले सकते हैं सिर्फ। हाँ, अब वो चेक नहीं से नहीं, करता है तो ऐसा पार्शियल नहीं 1 लाख करते। होता है ना डिसअलाउड। है बेटा? अगर चेक से करता तो 1 लाख डिसअलाउड होता। हाँ, फिर तो पेमेंट मेड टू रिलेटिव वाला पॉइंट आ जाता ना। सर जो 10,000 है, जैसे अगर बिल्डिंग लेते हैं छोटा सा, उसमें 10,000 तक, अगली चीज में भी 10,000 तक कैसे ले सकते हैं? ये सबको मिला के? 10,000 रुपए की पेमेंट तेरे से बिल्डिंग के टाइम पे लेगा कौन? पहले ये बता। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अलाउड है। 10,000 अगर ये पता 10,000 रुपए की लिमिट पहले 20,000 थी। सोचो मैंने आपसे ना कोई मटेरियल खरीदा है, ध्यान से सुनना, और सबको मालूम है कि अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और रॉ मटेरियल लेता है तो कैश में कितने की ट्रांजैक्शन करेगा? 10,000 तक। छोटे बंदों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मान ले हमने एक स्टॉल लगाया हुआ है छोले भटूरे का, हम एक बिजनेसमैन है, हाँ है, बिल्कुल है जी। छोटा सा स्टॉल लगाया तो क्या हो गया? अब मैं आटा, मैदा, चावल ये सब लेकर के आता हूं, कितने में? 10,000 से ज्यादा में नहीं लेके आता एक सिंगल डे के अंदर, इतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं होती मेरे यहाँ। तो मैं रॉ मटेरियल 10,000 से कम का खरीद के लेके आऊं, कैश में पेमेंट कर सकता हूं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने P&L अकाउंट में लिख सकता हूं। लेकिन जहां पे मेरा बड़ा बिजनेसमैन बना, बड़ी ट्रांजेक्शन्स होने लगी, अब मैं छोले भटूरे तो बना रहा हूं लेकिन हल्दीराम के नाम से। अब सोचो मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो 10,000 में आ जाएगा क्या? बड़ा सारा रॉ मटेरियल चाहिए, और मेरा रॉ मटेरियल का सप्लायर, मैंने उसको ऑर्डर दिया था 10 लाख का, अब मैं उसको कह रहा हूं भैया सुनो, मैं ना टैक्स बचाना चाहता हूं, एक काम करो, हर रोजाना 10,000 रुपए मुझसे ले जाना, जो 10 लाख रुपए आज की डेट में मैंने तुम्हें देने हैं ना, 10-10 हजार रुपए की किस्तें बना लेते हैं। वो कहेगा भैया नमस्कार, मैं आज के बाद आपसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि 10 लाख के सामने 10,000 रुपए एक छोटा सा अमाउंट है, 11,000 रुपए के सामने 10,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट। ये 10,000 रुपए की लिमिट इसीलिए बनाई गई है कैश ट्रांजैक्शन की, ताकि हम छोटे लोगों को फायदा हो, छोटा कोई भी नहीं होता, खैर छोटे बिजनेस, छोटे स्केल पे बिजनेस करने वालों को हम फायदा पहुंचा सकें, और वही फायदा बड़े स्केल पे बिजनेस करने वालों के लिए भी है अगर 10,000 रुपए से कम है। बात समझ में आई? ट्रांजैक्शन। अच्छा खैर आगे चलती है। तो ये हमने पूरा कर लिया अपने पास में अपना सेक्शन 43B, है ना। आओ अगला करते हैं जी। 43B के बाद में मजेदार छोले भटूरे की याद दिला दी। अब क्या करें, छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए, इससे बड़े तो पराठा खा लो।
अच्छा, छोले भटूरे तू बनाती है जो मम्मी नहीं बनाती। अगला देखो जी, सर डिसअलाउड वाला क्या डिसअलाउड बेटा? लिखवाने वाले ना। पेमेंट मेड टू रिलेटिव, हाँ नहीं वो अभी आया नहीं है, उसका समय अभी नहीं आया, उसका समय आगे आएगा। अभी तो सेक्शन 35 लिखेंगे हम पहले। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, पहले तो ना दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, इन हाउस एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आउट हाउस। इन हाउस का मतलब क्या होता है, आउट हाउस का मतलब क्या होता है, पहले जरा ध्यान से सुन लो। मैं नहीं लिखवा रहा अभी सेक्शन के बारे में, पहले मैं तुमसे बातचीत करूंगा थोड़ी सी, जैसे कि मेरी आदत है। देखो सुनो और समझो ध्यान से कि ना हमारे पास में क्या था, कुछ अच्छे कामों के लिए ना हमें ना इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला कि ना ये अच्छा काम है, इसके लिए ऊपर हम तुम्हारे से टैक्स नहीं लेंगे, या फिर जितना नॉर्मल नेचर का हम जैसे आपको धीरे 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 करके एक्सपेंस देते हैं ऐसा नहीं देंगे, कैपिटल नेचर का नहीं बनाएंगे, रेवेन्यू नेचर का बना देंगे। सिर्फ सेक्शन 35 के लिए याद रखना, इसके अलावा कहीं और मत जाना। अब सुनो बात ध्यान से, इन हाउस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, अपने हाउस में किया गया एक्सपेंडिचर। पहले तो साइंटिफिक रिसर्च का मतलब समझ लेते हैं। आप क्या समझते हैं साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या है? कोई भी रिसर्च, कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज। आप ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज तक सिरदर्द की गोली तो एग्जिस्टेंस में है, लेकिन 2 मिनट में सिरदर्द से निजात दिला देने वाली गोली के ऊपर अगर कोई रिसर्च चल रहा है तो वो क्या है, साइंटिफिक रिसर्च है। ये तो सही है, लेकिन ऐसा ही सही है ये सोचना गलत है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है किसी भी ऐसे फैक्ट के ऊपर रिसर्च करना और उसको सामने लाना, ऐसे फैक्ट्स जो आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं थे। कोई भी ऐसे फैक्ट्स जो आज तक एग्जिस्टेंस में नहीं थे उसको सामने लेकर के आना हम क्या कहते हैं जी, उसको साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आज तक फैक्ट है ये, मैं सोचता था कि ना हम क्या नाम है 125 करोड़ हैं हिंदुस्तानी, और आज एज पर करंट सेंसस मान लो हमें ये पता लग गया कि 1 करोड़ वो क्या नाम है 127 करोड़ हो गए, तो 25 से 27 नई फिगर आ गई। ये साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट है। स्टैटिकल साइंस, वो भी स्टैटिकल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स सुना है तुम लोगों ने? तो साइंस से रिलेटेड वो मतलब नहीं है जिसको आप सिर्फ साइंस कहते हैं इन्वेंशन के तौर पे, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। साइंस का मतलब वो है कि जो फैक्ट आज तक नहीं पता थे अब एग्जिस्टेंस में आए, दैट इज नोन एज साइंटिफिक रिसर्च। तो पहले तो दिमाग से एक बात निकल गई कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, उससे कोई ज्यादा है। अच्छा, अब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ना हम खर्चा करते हैं इन हाउस एक्सपेंडिचर। पहले इन हाउस और आउट हाउस का मतलब समझ लेते हैं। इन हाउस और इंडिया, इन हाउस मतलब इंडिया नहीं, इन हाउस का मतलब अपने घर में। अपने घर में, अपने घर में का मतलब क्या है? 2 एग्जांपल दूंगा समझ में आ जाएगा। इन हाउस एक्सपेंडिचर का मतलब है मैं रेनबैक्सी कंपनी हूं, मैं सिरदर्द की वो गोली बना रहा था जो 2 मिनट में सिरदर्द से निजात दे देती है, तो ये मेरा साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है फटाफट से। या फिर मैं कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने में लगा हुआ हूं, रिसर्च चला रहा हूं उसके ऊपर, और मेरा नाम क्या है, रेनबैक्सी कंपनी, सिप्ला कंपनी, सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। ऐसे मैं रिसर्च चला रहा हूं और फिर बनाऊंगा, इन्वेंट होगा तब देखा जाएगा। ये है इन हाउस, यानी कि मैं ही चला रहा हूं और मैं ही खर्चा कर रहा हूं। एक होता है आउट हाउस, मैं रेनबैक्सी कंपनी हूं, मैं मेरे खर्चों की बात नहीं कर रहा। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेसमैन है, आपने मुझे डोनेशंस दिए हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या कहा जाएगा, आउट हाउस एक्सपेंडिचर। ऑल्दो हमारे जो बिजनेस थे ना वो आपस में रिलेटेड नहीं थे जी। आपकी एक नॉर्मल ग्रोसरी शॉप थी और मैं रेनबैक्सी कंपनी था, कहां मिलते हैं हम? एक जैसे बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो
हो भी सकता है आप मेरे जैसा बिजनेस कर रहे हो सकता है आप ना कर रहे हो। रूल पता है क्या कहता है आउट हाउस के लिए, आउट हाउस एक्सपेंडिचर के लिए ये कहता है, देखो आउट हाउस एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, आपकी चांदनी चौक में लहंगे की दुकान है और मैं रनबैक्सी कंपनी हूं, हम आपस में कुछ नहीं लेना देना, हमारा कोई नहीं लेना देना, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे को डोनेशन दे रहे हैं तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पब्लिक के लिए कोई वेलफेयर कर रहे हैं कि हाँ इसका इससे भला होगा। अगर सिरदर्द की गोली बन जाएगी ऐसी जो 2 मिनट में रिलीफ दे दे, सबसे पहले तो एक कट्टा तो मैं ही खरीद लूंगा। कट्टा समझते हो, बोरा बड़ा वाला, लेकिन खानी नहीं चाहिए, लीवर डैमेज हो जाता है। अच्छा खैर छोड़ो, तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे सर इन हाउस और आउट हाउस का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि आपने मुझे डोनेशन दिया तो रूल्स ये कहते हैं हम ना आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी P&L अकाउंट में, आप इसको खर्चे की तरह से लिख सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, हम बिजनेस के खर्चे ही तो अपने P&L अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे डोनेशन दे दिया है और मैं एक साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था तो आप अपने P&L अकाउंट में इस डोनेशन को लिख सकते हैं। यह है हमारा आउट हाउस एक्सपेंडिचर। और इन हाउस एक्सपेंडिचर क्या है, मैं कोई रिसर्च कर रहा था, मैं रनबैक्सी कंपनी कोई रिसर्च कर रहा था और मैंने अपने बिजनेस के अंदर कोई खर्चे किए हैं, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर के, वो बाद में देख लेंगे, तो मैं उसको अपने P&L अकाउंट में लिख सकता हूं। हाँ सर ये तो नॉर्मल सी बात है, आप तो लिख ही सकते हो क्योंकि आपके बिजनेस के खर्चे हैं। समझ में आई? तो इन हाउस एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कि इन हाउस एक्सपेंडिचर हमारे पास 2 तरीके के हैं। इसके निकाल दो आप 2 एरो बढ़िया बढ़िया से, और एक तरफ लिख दो दी एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट। ठीक है जी, और यहां लिख देना रेड पेन से 3 इयर्स बिफोर, यानी कि कमेंसमेंट से कितने साल पुराने, 3 ईयर पुराने। 4 साल पुराने बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो सकते हैं 2 तरीके के। फर्दर ये कौन से 2 तरीके के हो सकते हैं सर? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और ये कौन से वाले एक्सपेंडिचर दूसरी साइड हमने लिखने, आफ्टर कमेंसमेंट, यानी कि स्टार्ट ऑफ बिजनेस। और यहां पे भी 2 तरीके के खर्चे होंगे। समझ गए ना कौन से वाले होंगे? एक तो होगा सर रेवेन्यू नेचर का, और एक सर कैपिटल नेचर। ठीक है जी, तो कमेंसमेंट्स के बाद वाले खर्चे 100% अलाउड है। इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ सर, तो ये नई बात क्या बताई है आपने, हमें तो पहले से ही पता था। अब सुन लो नया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड इन P&L अकाउंट, एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड। धक्का लगा, थोड़ा सा झटका लगा। अकाउंट्स में हमने क्या सीखा था
हेलो, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली मैंने और 50 लाख की नहीं 5 करोड़ की खरीद के लाया हूं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा झटका है जो कहते हैं ये तो हजारों में एक्सपेंडिचर चल रहे थे, लाखों में चल रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, किलो के हिसाब से तोल लेते हैं, एक्सपेंडिचर के अमाउंट को देख करके कहते हैं कैपिटल है या रेवेन्यू है। कानूनन अपराध है, 10 साल की जेल हो सकती है। मैं डालूंगा तुम्हें जेल में, मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन मारूंगा बहुत पकड़ करके अगर ऐसा कभी किया तो जीवन में। नेचर को पकड़ना उसके। अच्छा, हमारे पास में तो क्या है, मैं ये कहता हूं सबसे पहले तो कौन पर्सन है, ये कौन पर्सन है? नॉर्मल बिजनेसमैन कोई भी नहीं सर, रेनबेक्सी कंपनी, साइंटिफिक रिसर्च चलाने वाली कोई भी कंपनी, और उसने अगर इन हाउस एक्सपेंडिचर किए आफ्टर कमेंसमेंट कब होगी जी इसकी? जब हमारा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा और हम उसको सेल कर रहे होते हैं। तो जितने भी हम P&L अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं तो 100% अलाउड है सर, कैपिटल नेचर के भी अलाउड है। मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी 5 करोड़ की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे 100% लिख दूंगा सर, फिर तो आपको हैवी लॉसेस आ जाएंगे। तो आने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, आने दो, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। सर इसका ब्लॉक नहीं होगा? किसका ब्लॉक? नहीं 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 नहीं। दीदी ने देखो क्या पूछा, दीदी ने देखो क्या पूछा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, कहते इसका ब्लॉक नहीं होगा। आप ब्लॉक लगा के करोगे क्या? ब्लॉक बना के करोगे क्या? अगर आप ब्लॉक बनाओगे तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। जिस प्लांट एंड मशीनरी पे 100% डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि आपको, हमने कहा था ना डेप्रिसिएशन बढ़ाते हुए सेक्शन 32 में कि आपका डेप्रिसिएशन लेने का मकसद क्या है? अमाउंट की रिकवरी करना अगेंस्ट योर इनकम। और जब हमने आपको अलाउ कर दिया कि आप 100% ले रहे हो P&L अकाउंट के अंदर, तो 100% अमाउंट रिकवर हो गया। अब डेप्रिसिएशन लेके क्या करोगी दीदी? हाँ, एक्सेप्शन में, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर लिखा था। क्या चीज? सर लैंड लेके बिल्डिंग अगर बनवा दी तो बिल्डिंग ले लेंगे, लैंड नहीं लेंगे, लैंड की कॉस्ट। हाँ, सर P&L में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का नहीं आता ना, वही तो धक्का है, वही तो झटका है तुम्हारे लिए कि P&L में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आता, बिल्डिंग भी नहीं आता। लेकिन यदि मेरा सेक्शन 35 क्या कह रहा है, यदि आप साइंटिफिक रिसर्च चलाने वाली एक कंपनी है, स्पेसिफिक हो गया ना, मैंने नहीं कहा ना हल्दीराम के लिए अलाउड है, मैंने साइंटिफिक रिसर्च वालों के लिए बोला। पता है क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये बेचारे अपने ना बिजनेस को चलाते हैं, ऐसे तो ये बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन शुरुआत में ना इनको बहुत लॉसेस होते हैं, तो उनके लॉसेस हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को कहां डाल दो जी? अपने पास में P&L अकाउंट के अंदर डाल दो, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L अकाउंट के अंदर डाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंट्स के बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है ना? अब से अमित से डालेंगे ना, ऐसे में हम कहेंगे नहीं नहीं, अमित सर डालेंगे। पता है, जब अमित सर ये नहीं लिखा होगा, अमित सर के क्वेश्चन के अंदर, अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ होगा कि साइंटिफिक रिसर्च चलाता था वो, और उसमें भी वो डालें तो उनको मना मत करना। क्यों? क्योंकि मैं तो टैक्स ऑडिट के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, वो अपना अदर ऑडिट के हिसाब से पढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑडिट भी होते हैं। अच्छा, खैर बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा, यहाँ पे क्या आप लैंड और परचेज ऑफ लैंड को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ले सकते हो P&L अकाउंट के अंदर? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, देखो, एक्सेप्ट परचेज ऑफ लैंड। अब सोचो इसका प्रैक्टिकल करते हुए मैं तुम्हारे को, कितना आसान है ना ये। यहाँ पे P&L बनाओ और मैं बोलूं प्लांट एंड मशीनरी लिख दो, बस लिख दिया, हो गया प्रैक्टिकल। मैं बोलूं कोई ये प्लांट एंड मशीनरी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है जी। कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी अलाउड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो तो अलाउड है ही। अब इसमें क्या प्रैक्टिकल बनाओ? बस आपको रूल याद रखना है, और रूल के अंदर ये चीज याद रखनी है कि लैंड है ना जो, वो अलाउड नहीं है। क्यों? मतलब लैंड एप्रिशिएबल एसेट होती है दीदी, हमेशा बढ़ती ही है, इसलिए। अच्छा खैर, अच्छा सुनो, और सुनो जी, इसके बारे में सुनो। कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ, अच्छा ये सुनो पहले तो, कमेंसमेंट हुई है आज, यानी कि हमारे इन्वेंशन को अप्रूवल मिली है आज। लेकिन क्या लगता है, अच्छा आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, सुनो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने जी इंटेंशनली सोचा कि मैं ना एक क्या नाम है ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस करूंगा आज से, तो आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट सर्वे कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा ये सोच लोगे कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड लगानी है, क्या है क्या नहीं, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आप ये सोचो पता नहीं ये बिजनेस पिट ना जाए, पता नहीं ये ऑटोमोबाइल सेक्टर ही ना पिट जाए, ऐसा कभी नहीं सोचोगे आप। लेकिन एक साइंटिफिक रिसर्च वाला ना पर्सन हमेशा 90% इसी कगार पे होता है कि पता नहीं मेरा ये रिसर्च पूरा ना हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो जिस दिशा में मैं जा रहा हूं वहां पे जितना खर्चा कर रहा हूं वो सब वेस्ट हो जाएगा ना। बात समझ में आई? आप ये सोचो जनकपुरी के अंदर आप गड्ढा खोद रहे हो तेल निकालने के लिए, हो सकता है नीचे तेल मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, 10 साल तक गड्ढा खोदते रहे, तेल नहीं निकला, तो जितना खर्चा किया था वो वेस्ट हो गया ना। क्या कह रही है? खुद का तेल निकल गया। खुद का तेल निकल गया। हाँ अच्छा सुनो, तो कहने का मतलब समझे, अगर ऐसा है तो क्यों है वो समझाना चाह रहा हूं। तो ना हमने ना इन लोगों को बोला, क्या बोला कि सर अगर आपकी कमेंसमेंट्स हो जाती है ना तो आपकी कमेंसमेंट से 3 साल पुराने जितने भी कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो आप अपने कमेंसमेंट्स के बाद, क्योंकि P&L तो कमेंसमेंट्स के बाद ही बनेगा ना। आपको याद है आपने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पढ़े हैं या फिर एक्सपेंडिचर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पढ़े हैं? तो ना अकाउंट्स के अंदर तो ऐसे ही हमारे पास में है। हम क्या कह रहे हैं, कमेंसमेंट से 3 साल पुराने कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के खर्चे अलाउड है P&L अकाउंट में लिखना, लेकिन चौथा साल नहीं। कितना पुराना हो सकता है खर्चा? 3 साल पुराना। ठीक है, तो आओ अब इसको चीज को लिख लेते हैं। अलाउड एक्सेप्ट लैंड, अलाउड एक्सेप्ट लैंड, और यहां रेवेन्यू नेचर का ये 100% अलाउड है। अलाउड एज एक्सपेंडिचर सर कितना अलाउड? 100%? एक्सेप्ट, हाँ 100%। अरे दीदी लो ना 100%। ठीक है, एक्सेप्ट, अब यहां पे एक्सेप्ट क्या होगा? परक्यूजिट्स टू एम्प्लॉई। मैंने सैलरी नहीं बोला, परक्यूजिट्स आर पार्ट ऑफ सैलरी। अच्छा इसको ना आप ऐसे लिखो, सर तो लिख दिया। नहीं 100% अलाउड एज एक्सपेंडिचर, ये लो ऐसे लिखो और मजा आएगा। सैलरी एक्सेप्ट, पता है क्यों लिखवा रहा हूं मैं? परक्यूजिट मना करता हूं, ये सैलरी उड़ा देते हैं। अरे परक्यूजिट तो पार्ट है ना सैलरी का, मतलब मैंने तुम्हें पर्स मना किया, अच्छा सैलरी नहीं आती होगी इसमें। रेवेन्यू नेचर के अंदर सैलरी ही नहीं दोगे तो काम कौन करेगा? एक्सेप्ट परक्यूजिट। तो सैलरी अलाउड है लेकिन परक्यूजिट अलाउड नहीं है, और मटेरियल परचेज अलाउड है। लेकिन 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 ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये सर्टिफाइड होनी चाहिए बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा जी मटेरियल परचेज किया है हमने, अच्छा ठीक है जी, तो मटेरियल परचेज किया है तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा मटेरियल, उसी को प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है ना अलाउ करेगी, सर्टिफाई करेगी। ओके, वही वाला मटेरियल।
तो जो सर्टिफाइड अथॉरिटी से सर्टिफाइड है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, वही मटेरियल केवल अलग रेवेन्यू नेचर के अंदर ये आएगी। चलो आगे, इन हाउस का बना लिया तुम लोगों ने, इन हाउस एक्सपेंडिचर बना लिया, हो गया? हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। दुनिया में दो ही तो चीजें हैं, ये चुप रह करके क्या करना चाहते हो? तुम्हारी इंटेंशन पता है बैड, मेरे को क्या पता लगती है? हाँ बोल देंगे ना, हाँ हो गया, तो सर ना आगे लिखने लग जाएंगे। बड़े गंदे बच्चे हो तुम। मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम 5th में कैसे होते होगे, क्लास 5th और 4th में। अच्छे थे तब, क्यों? अब क्यों गंदे हो गए फिर? अच्छा, आउट हाउस एक्सपेंडिचर, आउट हाउस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है भाई? मैं भूल गया, मुझे बताना। जो बाहर वाले डोनेशन के तौर डोनेशन बोलो सीधा। हाँ, बस डोनेशन नहीं आता इसमें। बेटा डोनेशन ही होती है ना आउट हाउस, तो बाहर से मिलेगा तो डोनेशन ही होगा ना। इसमें खुद का पैसा लगा रहे हैं, इसमें हाँ, इसमें डोनेशन बाहर से ले रहे, तो जो डोनेशन दे रहा है ना, मैं उसको उसके P&L अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, याद रहेगा। अब लिखो जरा। देखते हैं ना जो डोनेशन हाँ जी, देखो जी, किस किस टाइप की डोनेशन जो है वो अलाउड है, किस किस टाइप की डोनेशन अलाउड है? 100% डोनेशन अलाउड है। नंबर 1 डोनेशन कौन सी है जी? अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च को, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च को। ये अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन होती है हमारी। अप्रूव्ड बाय हुम? अप्रूव्ड बाय नोटिफाइड अथॉरिटी, ठीक है जी। अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं इसके लिए, ठीक है जी। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं इसके लिए, इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके लिए, जो कि साइंटिफिक रिसर्च चला रहे होते हैं। आप ऐसे ही नहीं किसी भी एरे गहरे नत्थु गहरे को डोनेशन दे दोगे जाके, इन लोगों को दोगे। नंबर 1। नंबर 2, डोनेशन टू अप्रूव्ड कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये आप कंपनी एसएससी के लिए, यानी कि आप किसको दे रहे हो? कंपनी को दे रहे हो। ऊपर वाली डोनेशन क्या थी? कंपनी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये वाली रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि रिसर्च डेवलपमेंट चलाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, ठीक है जी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। अच्छा, तीसरा, डोनेशन टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड कॉलेज, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट वाले के जैसा ही है, फॉर कैरिंग ऑन सोशल और स्टैटिकल रिसर्च। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना मैंने कि सिर्फ साइंस से जुड़ी हुई चीजें ही आपको जो साइंस लगती है वही वाली साइंस नहीं है ये। इसके अंदर ऐसे फैक्ट्स जो आज तक डिस्क्लोज नहीं थे, अनडिस्क्लोज्ड फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए चलाया गया रिसर्च भी। जैसे कोरोना नाम की कोई चीज नहीं थी पहले हमारे पास। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है? डोनेशन गिवन टू नेशनल लैब, आईआईटी, ये तो जानते हो आप लोग, यूनिवर्सिटी या स्पेसिफाइड पर्सन अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी फॉर कैरिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम। यानी कि हमने एक रिसर्च प्रोग्राम चलाया था, उसके अंदर एक पर्सन को हमने अप्रूव किया कि आप क्या नाम है ये काम कर सकते हो, उस बंदे को हमने क्या दे दी? डोनेशन दे दी, ठीक है? तो ये अप्रूव्ड खुद नहीं किया, अप्रूव्ड अथॉरिटी ने किया और हमने उसको जाके डोनेशन दे दी। ये आउटसोर्सिंग की तरह से, ठीक है? और ये चारों हमें क्या नाम है, जो बच्चा वीडियो देख रहा हो बाद में वो यहाँ पे इसको पॉज करके चेक कर लेगा, लिख लेगा अपने पास में, क्योंकि उसको लिखने का समय नहीं मिला। आप लोगों ने तो लिख लिया मेरे साथ ही, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और सुन लो, ये जो डोनेशन है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि हमारे से रिलेटेड पर्सन को हम दे दें, और ऐसा हो सकता है रिलेटेड ना भी हो। यानी कि अभी मैंने क्या कहा था, आप हल्दीराम हो और मैं एक अप्रूव्ड एसोसिएशन हूं, आप मेरे को डोनेशन दोगे, ओके, हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है। लेकिन मैं अप्रूव्ड एसोसिएशन हूं और रेनबेक्सी कंपनी जो मेरे ही जैसा एक बिजनेस करती है, रेनबेक्सी कंपनी क्या करती है? सिरदर्द की दवाई बना रही है, मैं कोरोना की बना रहा हूं, वो मुझे डोनेशन देके जा सकती है। तो इट मे और मे नॉट। अच्छा, एक और बात लिख लो, यहां नहीं लिखी है, मैं तुम्हें बता देता हूं। ये डोनेशन है ना, आपकी छिनेगी नहीं कभी भी वापस, अगर आपका अप्रूव्ड प्रोग्राम डिसअप्रूव्ड हो जाता है बाद में तो भी। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके लिए क्या कह रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम था, अप्रूव्ड प्रोग्राम था, ठीक है जी, और
सितंबर के महीने में, अप्रैल से लेकर सितंबर तक अप्रूव्ड रहा, अप्रूव्ड ही चल रहा था। आपने जुलाई के महीने में ना मेरे को कोई डोनेशन दे दी, अब आपने तो पैसा दे दिया ना, बाद में मेरी अप्रूवल छिन गई किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया या कुछ भी हो गया, तो क्या अब आपने जो मुझे पैसे दे दिए मैं आपको रिफंड करूंगा? मैं तो नहीं करता रिफंड, और आपके पैसे जा चुके हैं। अब इस बेस पे सोचो, अगर आपको मैं ये अमाउंट डिसअप्रूव कर दूं, रिफंड की पॉलिसी भी नहीं बनेगी, और रिफंड आएगा तो पता नहीं कब आएगा। तो मैंने तो आपकी इनकम मान ली ना। सोचो आपने 3 करोड़ मेरे को दिए थे अच्छा काम करने के लिए, और मैं अच्छा व्यक्ति ही नहीं निकला, बाद में गंदा निकला, तो इसमें आपकी क्या गलती? आपने तो पैसे दिए थे ना। तो अगर अप्रूव्ड प्रोग्राम या अप्रूव्ड पर्सन डिसअप्रूव्ड भी हो जाता है बाद में, और आपने उसको डोनेशन पहले ही दे दी थी, डिसअप्रूव्ड होने के बाद नहीं, जब आपने डोनेशन दी तब अप्रूव्ड था, तो आपकी डोनेशन को P&L अकाउंट से वापस हटाया नहीं जा सकता, आपकी इनकम नहीं मान ली जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, सेक्शन 35(2)(a)(b) क्या कहता है? कहता है ये है ना, हमारे पास में इन हाउस एक्सपेंडिचर के बारे में हमने सुना, और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? स्पेशल प्रोविजन है। 35(2)(a)(b) किसके लिए है जी? स्पेशल प्रोविजन है कंपनीज के लिए, फॉर विच हु आर एंगेज्ड। कौन है ये? कंपनीज हैं। और ये कंपनीज किसमें एंगेज्ड हैं? बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी थिंग्स और आर्टिकल अदर देन थिंग्स और आर्टिकल्स कवर्ड अंडर शेड्यूल 11। अब शेड्यूल 11 में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, उनके अलावा यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है वो? जो 11 शेड्यूल में दी हुई है उनके अलावा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती हैं मैं आप लोगों को बताऊं। बायोटेक प्रोडक्ट्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आती है। हाँ, यही दोनों आते हैं, बायोटेक और एनी अदर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स। इसके अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि सेक्शन 35(2)(a)(b) जो है ना, वो किसी ऐसी कंपनी के ऊपर है जो बायोटेक और 11 शेड्यूल के अंदर आने वाले आर्टिकल के अलावा किसी और आर्टिकल का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा ठीक है, अब ये तो बात एक हो गई। दूसरी चीज, ये 2 कंडीशन है हमारे पास में। ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ना, ये अप्रूव्ड होना चाहिए अथॉरिटी से, ये तो हमने पहले भी देखा है, और इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने पड़ेंगे बस। जिसके लिए ये सेक्शन लिखा गया है, इस कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना, उसका ये एग्रीमेंट है कि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने के पीछे एज ए कंडीशन बनाने के पीछे कारण क्या है? ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो काम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हाँ जी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये काम जो है ठीक तरीके से चल रहा है, और वही वाले खर्चे और वही वाले इनकम्स लिख के जाने हैं जो रिलेटेड टू बिजनेस है। अब हमने P&L के अंदर सारे तरीके के खर्चे लिखने हैं जो कि कमेंसमेंट से पोस्ट कमेंसमेंट डिडक्शन है। पोस्ट कमेंसमेंट मतलब कमेंसमेंट के बाद में, प्री होता है वो, पोस्ट बाद के खर्चों की बात कर रहा हूं। कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है, लेकिन इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग अलाउड नहीं है। पहले क्या लैंड अलाउड नहीं था, अब लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही अलाउड नहीं है इस सेक्शन के अंदर। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे अलाउड है। ठीक है जी, तो ये आप लिख लिया आप लोगों ने मेरे ख्याल में। हाँ जी, और उसमें भी सिर्फ बायोटेक वाली और इलेक्ट्रिकल वाली। बायोटेक और इलेक्ट्रिकल नहीं, मैंने बोला बायोटेक या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऐसे आर्टिकल या फिर प्रोडक्ट्स जो कि 11 शेड्यूल में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो हमारे को मोटा मोटा क्या देखना है, सेक्शन 35(2)(a)(b) के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है जी? लैंड एंड बिल्डिंग और रेवेन्यू नेचर का पूरा अलाउड है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होती है बेटा, साइंटिफिक रिसर्च जो करने की होती है ना, उसी से ही जिससे हमारे को अप्रूवल मिली है ना, वो अप्रूवल देने से पहले हमें यही बोलते हैं, कहते भाई आपकी कंडीशन है, आप हर साल ना, जैसे 1 मिनट के लिए एक बात होती है कि ना
लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है सभी पेंशन होल्डर्स को। तो पेंशन होल्डर घर पे बैठे बैठे पेंशन ले रहे हैं, आ भी नहीं रहे, ये कौन वेरीफाई करेगा कि कोई जिंदा है भी कि नहीं? तो लाइफ सेविंग मतलब लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है उनको कि भाई हाँ हम जिंदा हैं, हमें पेंशन मिलती रहे। ठीक इसी तरीके से है ये भी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ ये है कि हम आपको अप्रूव कर रहे हैं, तो अप्रूव कर रहे हैं तो आप अपने ऑडिट भी करके दिखाओ कि हाँ आप सच्चे हो। जैसे मैं तुम्हारे को कहूँ कि हाँ भाई तुम्हारे को बात समझ में आ गई, हाँ आ गई, तो चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बस यही है इसके अंदर। अदर देन दोज में कौन सी आएगी? अदर देन दोज में कौन सी आएंगी, इसका तुम्हें क्या करना है? इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही आती है, मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हारे को, लेकिन इतने सारे आर्टिकल्स हैं शेड्यूल 11 के अंदर, तुम्हें उसकी लिस्ट क्यों बनानी है? तुम्हें सिर्फ खर्चे से लेना देना है, तुम उस कंपनी के तह में क्यों जा रही हो? बात समझ में आई? ये आर्टिकल क्या होता है सर? आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी चीज, जैसे ये आर्टिकल है, हाँ, ये पेन का आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल या थिंग को हम आर्टिकल भी कहते हैं, ये लॉ की लैंग्वेज है, थिंग्स और आर्टिकल्स कहते हैं हम जनरली। ठीक है, ओके, अच्छा जी, ये पूरा हो गया। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सेल ऑफ एसेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है जी, सेल ऑफ एसेट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसी में ही है बेटा, अलग नहीं है। चलो पहले बना लेते हैं। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात, पहले सुनिएगा, बाद में लिखेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में और चीजें उतार लेंगे। अब ना मेरा ना एसेट जो है ना वो पुराना हो गया। देखो जरा ध्यान से देखो, इधर आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छा लगेगा। मैंने ना एक एसेट परचेज किया, ध्यान से सुनना, मैंने एक एसेट परचेज किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। कितने का सर? 10 लाख रुपए का। कौन से ईयर में सर? 2017-18 में। ठीक है जी, ये मेरा P&L अकाउंट। मेरा सेक्शन 35 क्या कहता है? प्लांट एंड मशीनरी है ना, सिर्फ लैंड को अलाउड नहीं होता, तो मैंने यहां पे पूरा का पूरा उठा करके 10 लाख रुपए लिख दिया। तो मैं यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकता हूं, है ना? कब? P&L कौन सा वाला? 17-18 का। ओके सर, अब लेटर ऑन मैंने एसेट को सेल कर दिया, मेरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, मैंने एसेट सोल्ड डायरेक्टली विदाउट टेकिंग इट इनटू न्यू प्रोजेक्ट। मतलब मेरे और भी प्रोजेक्ट चलते थे, मैंने उस एसेट को दूसरी जगह पे नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली बेच दिया इसको, डायरेक्टली सोल्ड फॉर 5 lakhs फॉर, ये केस 1, ये केस 2, फॉर 10 lakhs केस 3, फॉर 15 lakhs। जी जनाब, क्या आप ऐसा मानते हैं कि पूरे का पूरा अमाउंट में जो डेप्रीसिएशन के नाम पे धीरे 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 करके रिकवर करने वाला था, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च चलाने वाला पर्सन हूं तो पूरे का पूरे अमाउंट का बेनिफिट ले चुका हूं? यस सर। अच्छा जी, तो आज जब कोई अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है, फर्स्ट केस में 5 लाख, तो मुझे 5 लाख अपनी बिजनेस इनकम माननी चाहिए। मान लीजिए। मैंने कौन से ईयर में बेचा इसको? 22-23 में। तो P&L 22-23 का क्या बोलेगा कि आप इसको अपनी इनकम मान लो, तो मैं सेल ऑफ एसेट बोलूंगा और पूरी के पूरे अमाउंट को अपनी इनकम मान लूंगा। क्रेडिट साइड पे आती है, तो मैंने पूरे के पूरे अमाउंट को 5 लाख रुपए लिख दिया। ये मेरा केस 1 बोलता है, ठीक है ना? केस 2 क्या बोलता है? ये मेरा केस 2 बोलता है, कहता है आपकी कितनी है जी? 10 लाख है। क्या 10 लाख को पहले मैंने अपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया था?
हाँ किया था, और आज वो बिक गया तो इनकम की तरह ट्रीट करूंगा, तो सर 10 लाख रुपए लिख दूं, सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 3, सर ये मेरा P&L अकाउंट, क्या मुझे यहां 15 लाख लिख देना चाहिए? नहीं, सिर्फ 10 लाख लिखना चाहिए, क्योंकि 10 लाख तक तो ये बिजनेस इनकम है, और 5 लाख जो और एक्सीड कर गया, 15 लाख माइनस 10 लाख, ये मेरा कैपिटल गेन है। बात समझ में आई? ये मेरा कैपिटल गेन है ना? तो देखो यही लिखा मैंने ऊपर, कहता है अगर मैंने कोई भी एसेट को बेच दिया जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया था, तो उसको मैं सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 में अपनी बिजनेस इनकम मानूंगा, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग टू। नंबर 1, सेल ऑफ एसेट विच वाज 5 लाख, और ये अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम जितने का मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जितनी पहले डिडक्शन ले चुका था, 10 लाख था ना वो अमाउंट, विच एवर इज लेस। तो केस 1 और 2 में यही सिखाया मैंने, ठीक है जी। और फिर केस 3 में मैंने इसके ना बाद मैंने एक रेड पेन से और बात आगे लिखी है कि कैपिटल गेन शैल अराइज इफ सेल प्राइस एक्सीड कॉस्ट ऑफ एसेट ऑलरेडी क्लेम्ड इन 2017 एज डिडक्शन। तो हमने क्या किया? हमने कहा जी 15 लाख केस 3 में 15 लाख, और 15 लाख तो हो नहीं सकती ना हमारी बिजनेस इनकम, 10 लाख तो इंट्रोड्यूस किया था हमने, तो मैक्सिमम 10 लाख की इनकम हो सकती है। 10 लाख इनकम लिखी, 5 लाख का कैपिटल गेन अगर एक्सीड कर गई तो। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था WDV के साथ। अच्छा जी, शुक्रिया, आपको याद है। अच्छा जी, इसके बाद में सोचो दूसरा वाला केस, कृपया ध्यान दें, दूसरे वाला केस, आप सोल्ड एसेट सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट इनटू अदर बिजनेस। एक बात बताओ, मैंने एक कैपिटल एसेट जिसको कि मैंने 17-18 में परचेज किया 10 लाख रुपए के लिए, और 10 लाख रुपए को मैंने अपने P&L अकाउंट में लिख लिया पूरा का पूरा। अब जब मैं नए मतलब 100% डिप्रिशिएट कर दिया, अब जब नए बिजनेस पे इंट्रोड्यूस करूंगा किस वैल्यू पे लिखूंगा? 0 पे। उस वैल्यू पे क्यों? 100% डिडक्शन पहले ही क्लेम कर चुका था, 0 वैल्यू। और जिस वैल्यू पे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था उससे उसके बाद अगर ये बिक गया 1 रुपए पे भी, तो क्या वो बिजनेस इनकम होगी? नहीं, बिजनेस इनकम तो उस वैल्यू तक होती है ना जहां तक कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, और कॉस्ट ऑफ एसेट का 0। अब बोलो जी, सारा का सारा कैपिटल गेन है। देखो यही लिखा हुआ दोनों पॉइंट के अंदर, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ न्यू बिजनेस नील, और अमाउंट ऑफ सेल शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, क्योंकि ये 0 वैल्यू पे रिकॉर्ड हुआ था, और 0 से ऊपर जितना भी बिकेगा वो कैपिटल गेन होगा। अगर 10 से कम भी बिके तो भी कैपिटल गेन। हाँ, 10 से कम क्या 1 रुपए पे भी बिकेगा तो कैपिटल गेन ही होगा। 10 तो हम पहले ही क्लेम कर चुके थे ना पिछले बिजनेस में, और ये पूरा का पूरा आपका क्या नाम है बनाया हुआ है। और यहाँ पे ना आपने इंपॉर्टेंट नहीं लिखना, डैम श्योर लिखना है। वो देखो हैशटैग डैम श्योर। सर ये जो आपको बाद में वो बोल रहे थे वो इस पॉइंट से वो है ना? हाँ बेटा, जो फर्स्ट केस में वहां पे ना, लेकिन वहां पे ना उसके साथ में कोरिलेट मत करो, वो उसके जैसा है लेकिन उसके जैसा नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 अलग अलग केस है कि एसेट सोल्ड विदाउट पुटिंग इट इनटू अदर बिजनेस और नॉट पुटिंग इट इन द अदर बिजनेस, तो 2 अलग अलग केस है। तो ये हमारे पास में पूरा था, और ये आप बना सकते हैं। नील क्यों लिखा हमने? आप खुद सोचो, आपके 2 बिजनेस थे, एक बिजनेस में उसका काम खत्म हो गया और आप पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई ना। जिसको आप 100% क्लेम कर चुके होते हो वो तो 0 वैल्यू की हो गई। अब 0 वैल्यू की चीज किसी भी क्या नाम है नए बिजनेस में लेके जाओगे तो किस पे इंट्रोड्यूस करोगे? 0 वैल्यू पे तो करोगे, और 0 वैल्यू से ऊपर तुमने 1 रुपए में भी उसको बेच दिया, कैपिटल गेन हो गया। ठीक है जी, ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, और ये नीचे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल लिख लोगे बढ़िया रहेगा। और इसके ऊपर लिख लेना विदाउट पुटिंग इट इनटू, विदाउट पुटिंग एसेट
into other business. ये बैलेंस शीट नहीं है, बिजनेस है. ठीक है जी. That's all for today.